आज के वेबिनार में आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष त्वरित बनाए गए हमारे आदरणीय जैन साहब, पीके जैन सर, हमारे अखिलेश सर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। तो और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अखिलेश अयाची सर, प्रिंसिपल होम साइंस कॉलेज, हमारे सीनियर आदरणीय जौली सर और हमारे प्रिय मित्र उदय होमकर जी जो SFRI में सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, SFRI स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, और आदरणीय प्रोफेसर ज्योति जैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, होम साइंस कॉलेज। आप सभी के प्रयास से हम ये वेबिनार सीरीज कंटिन्यू करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों से ये लगातार जारी है। आज हमारे बीच हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय जगत सिंह जंगली के नाम से जो फेमस है, जगत सिंह चौधरी जी, जो किसी कारणवश हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाए क्योंकि जो उनका गांव है, जहां उनका वर्क प्लेस है, रुद्रप्रयाग के पास है, कहीं अलकनंदा रिवर के बगल में। तो उनके बिहाफ पे श्रीनगर गढ़वाल से उनका बेटा उनके साथ काफ़ी काम कर रहा है, मिस्टर देव राघवेंद्र चौधरी। अभी अपने टाइटल में जंगली के लिखते हैं, कितना अच्छा है। पहले जंगली किसी को बोल दो तो बड़ा बुरा मानता था, अब जंगली बोलिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने वहाँ काफ़ी पर्यावरण में काम किया है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, जैसा आप सभी जानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती उसका घर का आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चांद दीपक हैं, सागर नदी पानी के मटके हैं, और पेड़ पौधे आहार का साधन है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा कोई गुरु नहीं है। आज तक हम सब मनुष्यों ने जो कुछ भी सीखा है प्रकृति से सीखा है। चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट हो, न्यूटन सेब के गिरने से वो महान हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण, कवि हैं कालिदास, जितने भी महान कवि हुए हैं आज सबने नेचर से प्रेम किया, नेचर के साथ रहे और नेचर के लिए लिखा, जिसके कारण आज वो हम सब के बीच ना होते हुए हमें सबके बीच उपस्थित रहते हैं हमेशा। ये सारी जो कायनात है, सब कुछ है, प्रकृति की देन है। भगवान की मुख्य रचना प्रकृति ही है। भगवान का यदि चित्रकारी देखना है तो नेचर को आप देख सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत सारे जीवन के पाठ पढ़ाती है। जैसे पतझड़ है, जब आता है तो पतझड़ ही हमें सिखाता है कि ये पेड़ का अंत नहीं हुआ है, नए पेड़ का जन्म होने वाला है। जितना ज़्यादा वृक्ष पेड़ में लगते हैं, पेड़ झुक जाता है, जो हमें बताता है कि जितना भी आप समृद्ध होंगे, विनम्र होइए, आदि सब बातें हम प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे बीच देव राघवेंद्र हैं, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने मिक्स फॉरेस्ट को कैसे नेचर को रिच बनाने के लिए मिश्रित वनों को कैसे डेवलप किया। उनके परिचय के लिए मैं अपने साथी डॉक्टर यतीश को आप सभी के तरफ से, आप सभी के सहयोग से आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर यतीश देव राघवेंद्र, वैसे इनके पिताजी तो वेल नोन है, 40 साल से काम कर रहे हैं। इसी के चलते इनके पिताजी को, आदरणीय जगत सिंह चौधरी जी को, ग्रीन एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नया ओहदा है। इसके पहले बहुत दूसरे तरह के एम्बेसडर बनते थे। हरित एम्बेसडर मैंने पहली बार सुना, मेरे ख्याल से सारे देश में आप ही हैं। तो डॉक्टर यतीश, प्लीज़ टेल अबाउट हिम, जिससे सारे हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले जान सकें कि देव जी हैं, कौन है, कहाँ से है, क्या है। प्लीज। बहुत 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 आभार मथुरेश जी। आज बहुत ही सौभाग्य के क्षण है कि हमारे बीच में टहरी गढ़वाल, जो एक बहुत बड़ा इलाका है
और पर्यावरण क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहता है, चाहे सुंदरलाल जी भोगड़ा जी का नाम हो, आपके पूज्य पिताजी जी का नाम हो, ऐसे बहुत सारे नाम वहां से आए हैं, क्योंकि हमारा वहां जाना हुआ है। वहां पहाड़ों पर कच्चे पहाड़ हैं और वहां पर पर्यावरण की जो है स्थिति, वास्तव में वहां बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और आप जैसे मूर्धन्य लोग वहां लगे हुए हैं, मैं सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्ती हम लोगों के बीच में आई हुई है। देव राघवेंद्र सिंह जी, आप विलेज कोट मल्ला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के आप निवासी हैं और आपने बहुत सारी डिग्रियां अलग अलग प्रकार की ली हैं, जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस में आपका है, हेमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल से आपने किया हुआ है। साथ ही आपने पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है। साथ ही आपका पीजी एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से है। और इसके अलावा आपने रुद्रप्रयाग से सारा अपना कार्य बड़ा ही अच्छे ढंग से किया है। आपने एंकर ट्रेनिंग का भी काम का कोर्स पूरा किया हुआ है। उन्होंने डिसर्टेशन जो टॉपिक है उनका हरियाली ग्रोव स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल फंक्शन 2012 में डिसर्टेशन उन्होंने सबमिट किया था। साथ ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ केदारनाथ इको डिजास्टर ऑन माउंटेन इकोसिस्टम, उन्होंने एनवायरमेंटल सर्वे ऑफ द रिवर अलकनंदा बेसिन इन श्रीनगर गढ़वाल 2013 में आपने किया था। आपका he also play a major role in the environmental field expert with students of BTech Engineering Environmental Science। और साथ ही आपने IIM अहमदाबाद के सहयोग से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है। वहाँ जो फूलों की घाटी चमोली जिसको हम लोग जानते हैं, वहाँ आपने बहुत काम किया है। आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट में आपका पास 7 साल का ऐसा अनुभव है फील्ड का। इसके साथ ही आप बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग जुड़े हुए हैं। आप गेस्ट स्पीकर रहने का आपको मौका मिला है कई जगह, ग्राफिक केरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून और भी अनेक स्थानों पर, मथुरा में, और पार्टिसिपेट वेरियस बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और ये हमारा बहुत सारा सौभाग्य है, हम लोग आज के इस वेबिनार में हम लोगों को जुड़े हुए हैं। और जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके आप बहुत कुछ अपडेटेड नॉलेज के साथ है। और आप जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं वहां पर ऐसे बहुत सारे आप जैसे लोग हुए हैं जो इस पर्यावरण को अलग जगह हुए हैं। बीच में हमारे प्रोफेसर अग्रवाल साहब भी टेहरी गढ़वाल में ही उन्होंने किया था, वो IIT कानपुर से थे रिटायर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग जब भी पर्यावरण की बात आती है तो टेहरी गढ़वाल का नाम पहले आता है। वो चिपको आंदोलन सभी के लिए बड़ा ही मार्गदर्शक रहा है इस क्षेत्र में। मैं आपका बहुत छोटा सा, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपका परिचय बताया, बहुत विस्तृत परिचय है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मथुरा जी से आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यतीश। हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट भूतपूर्व प्रिंसिपल और कहें विभिन्न सब्जेक्ट के पुरोधा आदरणीय MB पटेल सर भी जुड़ चुके हैं। अफसर प्रणाम। कहते हैं मदद की सीमाएं यदि बांधोगे तो मुश्किलों की दीवारें कैसे लांघोगे। जब आदरणीय जगत सिंह जंगली जी ने काम शुरू किया होगा तो मैं समझ सकता हूँ आज से 40 साल पहले ना तो इतने संसाधन थे, ना इतनी सुविधाएं थी, ना इतनी जागरूकता थी, ना इतना सहयोग था लोगों का। उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में आप लगे रहे, आपने इतना सारा काम किया और देश विदेश में नाम किया। आज हम उनके कार्यों को सुनेंगे, जानेंगे और प्रेरणा लेंगे। तो मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से एक बार आग्रह करूंगा, अपने को म्यूट कर रखा है, आपसे निवेदन है कि आप अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि स्पीकर आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है। मतलब जब स्पीकर बोलता है तो उसे लगता है कि मैं डायरेक्ट सामने वाले से बात करके बोल रहा हूँ, तो उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो उन्हें मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने कैमरा ऑन कर लें और अपने को म्यूट रखें और ताकि सुनने में आसानी हो। तो आप सभी की तरफ से मैं आज के मुख्य वक्ता अपने देव राघवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आज अपनी बात रखें और हमारे साथ हमारे अखिलेश आयाची सर जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनको भी सुनेंगे। और पुनः आप सभी की ओर से मैं आग्रह करता हूँ, देव प्लीज।
धन्यवाद सर। सबसे पहले जायसवाल सर, आपने मुझे मौका दिया और आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने बड़े डिग्निटरीज यहाँ पे बैठे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं और हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरु लोग हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को, और जो भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर ने बहुत कुछ बोल दिया, अभी पूरा विस्तृत परिचय दिया। मेरा ये मानना है कि हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है कि हम प्रकृति को कैसे संजोएं और प्रकृति को हम हेल्दी रखकर, अपने पर्यावरण को हेल्दी रखकर कैसे हम नई पीढ़ी को जिंदा रखें, क्योंकि सवाल नई पीढ़ी का है। सवाल नई पीढ़ी के लिए हम कैसा पर्यावरण देंगे, कैसी प्रकृति देंगे, उसका है। अभी जैसे कि सर इस वेबिनार में हमारे पिताजी को आना था, जगत सिंह जंगली हैं, और जो कि वर्तमान में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में एक्सपर्ट हैं, इको डेवलपमेंट बोर्ड और एफॉरेस्टेशन के, और उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ग्रीन एम्बेसडर हैं, और विगत 40 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति को सजोएं और कैसे हम अपने जो हमारे बहुत कुछ प्रकृति के घटकों के बारे में कहा कि कैसे हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और कैसे हम प्रकृति से जुड़कर अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये एक साइकिल है, एक चेन है, एक सिम्बायोसिस है एक दूसरे पे निर्भरता की, जिससे हमें जीवन जीना है। सर ने मुझे टॉपिक डिसाइड करने को कहा था। वो टॉपिक उन्होंने मुझे जो हमारा काम है, क्योंकि हमारा जो काम है वो जंगलों पे है, कि जंगलों से, क्योंकि किसी भी चीज का जो बेस है, किसी भी चीज का आधार है वो जंगल है। क्योंकि जंगल होगा तो पानी निकलेगा, जंगल होगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जंगल होगा तो औषधि मिलेगी, और जंगल होगा तो जैव विविधता बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी, जो कि अभी बहुत बड़ा वर्ल्ड पूरे देश में चल रहा है। यूनेस्को ने इसको बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया कि अब बात पेड़ लगाने की नहीं होनी चाहिए, अब बात बायोडाइवर्सिटी की होनी चाहिए, जैव विविधता की होनी चाहिए। तो उसी थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं, और इंडिविजुअल रूप में मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि मिक्स फॉरेस्ट्री का जो मॉडल है, कैसे इसका लाभ हमारे देश को पहुंचे, हमारे देश का पर्यावरण कैसे हेल्दी रहे, हमारे देश की प्रकृति कैसे इससे हेल्दी रहे। तो जो टॉपिक मुझे दिया गया है सर द्वारा आज, कि रोल ऑफ मिक्स फॉरेस्ट टू रिस्टोरेशन ऑफ नेचर, कि हम प्रकृति को कैसे उससे ठीक करें, मिश्रित वन लगा के कैसा, वो कौन सा ऐसा प्रयोग है कि जिससे प्रकृति हेल्दी हो जाए, यानी कि रिस्टोरेशन, नेचर का रिस्टोरेशन हो जाए, वो दोबारा से जिंदा हो जाए, दोबारा से हेल्दी हो जाए। सर अगर आपकी इजाजत हो तो कैन आई शेयर माय स्क्रीन लिटिल प्लीज। हाँ, तो प्रेजेंटेशन से थोड़ा अच्छे समझा पाएंगे, क्योंकि वो उस लोकेशन को देख पाएंगे तो सर स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, रोल ऑफ मिक्स फॉरेस्ट इन रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड रेगुलेट क्लाइमेट एंड बैलेंस इकोसिस्टम। ओके, मैं स्टार्ट करूं सर? ये एक थीम है जो हमारे पिताजी जगत सिंह जंगली ने दी है। तो 1972 की, तो वो एक बीएसएफ में थे पिताजी। तो बीएसएफ से रिटायर होने के बाद उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन इस काम को, कहते हैं ना, किसी भी काम के पीछे एक प्रेरणा होती है। तो 1972 में ये प्रेरणा उनके मन में आई कि कैसे हम ये काम करें। तो इस प्रेरणा के पीछे जो इंस्पिरेशन था, इस प्रेरणा के पीछे जो कहानी थी, वो एक महिला की थी, क्योंकि पहाड़ की महिलाएं बहुत दूर चारा और ईंधन के लिए जाती थी, और पहाड़ जो हमारे स्लोपी होते थे वो फॉल डाउन हो जाते थे, नीचे गिर जाते थे घास लेते लेते। तो यही प्रेरणा उनके मन में आई कि हम ये जो चीज है, एक जंगल को बना के हम कैसे पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं, और जो हमारी कम्युनिटी है उसको कैसे बेनिफिट पहुंचे। तो वहां से ये प्रेरणा शुरू हुई। इससे पहले
मैं कुछ आपसे डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि जैसे सर ने भी कहा कि उत्तराखंड हिमालय से चिपको आंदोलन निकला, उत्तराखंड हिमालय से बहुत से सारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो यहाँ से निकले। तो निकलने मतलब उनका जो मकसद था वो क्या था? मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड हिमालय है, जो भी हमारे रीजन है, हिमालयन रीजन है, यहाँ से एक इकोसिस्टम फ्लो डाउन होता है जो मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ता है। जैसे वाटर इकोसिस्टम जो हमारी नदियां हैं वो नीचे की ओर बहती हैं, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं जब ये मेंटेन होते हैं तो पानी का लेवल सही रहता है, तो ये नीचे की तरफ बहते हैं। यानी कि हिमालय इज द मेन हेड ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा हिमालय है वो हेड है इस भारतवर्ष का। क्योंकि हिमालय अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो नीचे का जो इकोसिस्टम है, जो हमारा मैदान का इकोसिस्टम है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, तो उसके लिए भी वो सस्टेनेबल रहेगा, उसके लिए भी वो सही रहेगा। तो अभी जो हिमालय की जो बात हो रही थी कि हिमालय कच्चे पहाड़ हैं, फ्रेजाइल हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द हिमालयन रीजन? यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं वो किस किस रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, वो एक हेडलाइन की तरह मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली we know about the केदारनाथ डिजास्टर 2013 में जो हुआ था, सब लोग जानते हैं। और केदारनाथ डिजास्टर वो ये इको डिजास्टर थी, क्योंकि इस पे मैंने डिजर्टेशन किया। तो ये मैन मेड एक बोलते हैं कि किस तरीके से हमने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कैसे हमने इम्बैलेंस कर दिया है, क्योंकि हमने नेचर में हस्तक्षेप किया और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। तो हुआ क्यों हुआ? वहां पे जो ग्लेशियर थे, जो हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर था, और जो हमारी गांधी सरोवर था, और ये जो मोराइन से निकल के आया, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये सारी तमाम तरह की कहानियां आपके सामने आती होंगी कि इस तरीके से वहां पे कैजुअलिटीज हुई। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी हमारी थी, जो कि इको डिजास्टर था, यानी कि प्रकृति जनित आपदाएं थी। हिमालय में डिस्टर्बेशन हो रहा है, क्योंकि हिमालय में क्या हो रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां के इकोसिस्टम में। human population growth touches the all space of our lives even at Himalaya, क्योंकि हमने प्रकृति को हर जगह पकड़ लिया है, प्रकृति को हमने हर जगह उसमें हस्तक्षेप कर लिया है, जिसके कारण हमें उसके बैड इम्पैक्ट, इसको बोलते हैं बैड इम्पैक्ट, जो हमें झेलने पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रूप में, कोरोना के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया, हेल्दी फूड हमारे पास नहीं है, ऑर्गेनिक फूड हमारे पास नहीं है। तो ये चीजें हिमालय में हो रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये गार्बेज जाके लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं और हिमालय में जाके गार्बेज छोड़ रहा है, और वहां पे हिमालय को खत्म कर रहा है। जो वहां के हाई एल्टीट्यूड मिडोज हैं उनको वो लोग खत्म कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि नेचर का डिसबैलेंस होगा तो वो डिजास्टर के रूप में हम सबके सामने प्रेजेंट करेगी। कुछ लोग ये जो हमारे मेजर टैंक है हिमालय के, वो कैसे वहां पे रेगुलेट हो रहे हैं? तो जो हमारे हिमालयन मेजर टैंक ऑफ फ्रेश वाटर्स हैं वो ग्लेशियर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं एंड वाटरफॉल्स हैं। 60% जो हमारा मिक्स वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, हमारे पास 60% फॉरेस्ट लैंड है हमारे उत्तराखंड में, जहां से कि फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं। या आप ग्लेशियर्स को देख सकते हैं, हिमालय का अपर रीजन देख सकते हैं, और हाई हिमालयन मिक्स फॉरेस्ट। दूसरा ये हो रहा है कि जो हमारी ट्री लाइन्स है, जो हमारी माउंटेन ट्री लाइन है, वो शिफ्टिंग, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मूव हो रही है। ड्राउट के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ की इकोलॉजी पे असर पड़ रहा है, जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड जो इकोलॉजी है उस पर असर पड़ रहा है। सेकंड थिंग्स ये है कि यू ऑल नोज अबाउट द फॉरेस्ट फायर ऑफ उत्तराखंड। आपने जरूर मार्च से और मई तक हर खबरों में सुना होगा कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रहा है। तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्योंकि यहाँ पे मोनोकल्चर है, और पाइन के यहाँ पे पाइन होता है, एक वृक्ष है पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो ये जो पाइन है, ये इसका जो मोनोकल्चर है, यानी कि इसी के जो वन बाहुल्य है, ये इसकी जो बढ़ गई है, इसका रेट बढ़ गया है। इसमें टर्पेंटाइन ऑयल होता है और हाईली फ्लेमेबल इसकी लीव्स होती हैं, और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही थ्रेट है। आप देख सकते हैं जहां भी पाइन के जो फॉरेस्ट है, वहां ये फॉरेस्ट फायर हो रही है, और हमारी टीम हर साल फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करती है। और जो हमारे जंगली जीव, वन्य जीव हैं, इनको हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे जैव विविधता के पार्ट है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, और उसके बाद हमारी टीम इनको बचा के रिलीज करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले, और जो इंजर्ड होते हैं उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा आप भी देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है वो भी सूख रहा है, वो नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारे यहाँ पे नीचे जा रहा है, जिसके कारण जो यहाँ के स्रोत हैं पानी के, वाटर की अभी बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है, और वाटर पे बहुत ही ज्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जोर है कि जल की एक सेकंड थिंग्स आप भी देखिए कि ये नमामि गंगे ट्रैक है, गौमुख, जहां से गंगा निकलती है। ये गौमुख ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 30 किलोमीटर वाइड है,
और यहाँ से गंगा निकलती है, आप देख सकते हैं ये सोर्स है गौमुख का, और यहाँ से गंगा निकल रही है। तो यहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा हिमालय है, हम अपने हिमालय के इकोसिस्टम को समझ के कैसे काम करें और कैसे उसको रिस्टोर करें। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी आया है, जो इस पे भी मैंने डिसर्टेशन किया है, हरियाली देवी सेक्रेड ग्रोव फॉरेस्ट। हम सब जानते हैं कि हम एक धार्मिक पहलू से भी जुड़े हैं, हम इथिकली धर्म से जुड़े हैं और नेचर से जुड़े हैं, कि किसी भी भगवान के नाम पे हम पीपल लगाते हैं, बरगद लगाते हैं, आम लगाते हैं, रुद्राक्ष लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, लेकिन उसका कंजर्वेशन जरूर करते हैं क्योंकि वो भगवान का है। तो यही एक सेक्रेड ग्रोव कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है कि हमारी देवी है, वन देवी है, जिसके नाम पे यहाँ पे फॉरेस्ट लगाते हैं लोग, और उस फॉरेस्ट को काटते नहीं है, दे कंजर्व फॉरेस्ट। अब हम मिक्स फॉरेस्ट्री की बात करते हैं कि एक्चुअली मिश्रित वन ही क्यों, व्हाट इज द मिक्स फॉरेस्ट्री, कि मिश्रित वन से क्यों इकोसिस्टम रेगुलेट हो रहा है, और नेचर कैसे कितने वे में मिक्स फॉरेस्ट काम कर रहा है, कितने बायोलॉजिकल सर्विसेज, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल सर्विसेज मींस जल, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, आपका ऑक्सीजन हब, ये सारी चीजें, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे इससे हो रहा है। A seed of hope gives me hope. इस जंगल की शुरुआत जगत सिंह जंगली ने बैक इन 1973 एक पौधा बांज, क्यूरिकस इंकाना, जो कि पहाड़ की रीढ़ है, और वाटर कंजर्वेशन में बांज के पौधे का बहुत बड़ा रोल है। जहां जहां बांज के जंगल है पहाड़ों में, वहां जलधाराएं वहां से निकल के नीचे को आती है। तो एक बांज के पौधे से उन्होंने काम शुरू किया, एक बांज के सीड से एक होप ली कि मैं इससे एक दिन एक जंगल खड़ा करूंगा और इस जंगल को लगाऊंगा। I was discussing about the motivations behind this story. That is, ये जो पहाड़ की महिलाएं हैं, ये इनका जो संघर्ष रहता था पहले जल अपने फ्यूल एंड फॉडर से, अपने पशुओं को चारा के लिए और अपने जलावन के लिए, ये बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा है। तो इससे ये प्रेरणा उत्पन्न हुई, और उसके बाद काम शुरू जगत सिंह जंगली ने अपनी बैरन लैंड में किया। तो इस मॉडल की जो हाइट है वो 4300 फीट है सी लेवल से, और ये आप गूगल अर्थ से इसको देख सकते हैं, इस लोकेशन में सिचुएटेड है। एंड ये जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं, दिस लक्स ग्रीन फॉरेस्ट, यू कैन सी एन एनालिसिस। ये जो पैच है, ये ग्रीन पैच है 2 हेक्टेयर का, लगभग 150-200 नाली का, ये हमारा एक बैरन पीस था, एक बैरन पैच था, जहाँ पे इस ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया गया, इस मिश्रित वन को डेवलप किया गया। ये एरियल शॉट है उसका, और इसके अंदर का है। तो इसमें जो मेन चीजें जब जगत सिंह जंगली ने स्टार्ट किया, तो इसको ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में स्टार्ट किया। जो वहाँ के इंडिजिनस प्लांट थे, जो वहाँ के लोकल प्रजाति के पौधे थे, और जो बिल्कुल खतरे की कगार पे आने वाले पौधे थे, इनका मिक्स वेजिटेशन का रोपण किया। तो दूसरी उनकी एक थीम थी कि मिश्रित वनों से हम क्या क्या करेंगे, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। तो उनकी जो थीम थी, कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज विच आर ग्रोइंग इन द हाई हिमालय। कि जो हाई हिमालय में जो प्लांट स्पीसीज हो रही हैं, उनको हम माइक्रो क्लाइमेट से 4000 फीट पे कैसे उनको संरक्षित करें, उनका कंजर्वेशन कैसे करें, एंड प्रोवाइडिंग फ्यूल एंड फॉडर फॉर रूरल वुमेन्स इन नियर बाय, बिकॉज द हिमालयन वुमेन्स गोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट फ्यूल एंड फॉडर। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, और इसके सोल्यूशन के लिए इस जंगल की थीम रखी गई। एंड कंजर्वेशन ऑफ लोकल इंडिजिनस प्लांट ऑल्सो, जो हमारे लोकल स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कगार पे थी, उनका कंजर्वेशन। एंड जनरेट इकोनॉमी विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इससे कैसे हम इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी इसको नाम दिया, कि नेचर का कंजर्वेशन करके कैसे हम इससे इकोनॉमी भी ले सकते हैं। यूज ऑफ बैरन लैंड, एक रफ लैंड का, जो हमारी बैरन लैंड है, रफ लैंड है, इनका हम यूज करके कैसे जंगल को लगाएं। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ हिमालय, जो हमारी विलुप्ति की कगार पे स्पीसीज जा रही हैं, उनका हम कैसे कंजर्वेशन करें। To give a natural habitat for the wildlife. This is very important part of our biodiversity and also in our ecosystem, in our environment. कि wildlife अगर नहीं होगा तो हमारा इकोसिस्टम अधूरा है, हम जैव विविधता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। So, जो हमारा इंटरेक्शन है, ये हमारे मेन पार्ट है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए कैसे नेचुरल हैबिटेट इसमें मिला, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बढ़ी, एंड जनरेट इकोलॉजिकल सर्विसेज, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, इन-सिटू कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रिचार्ज डैमेज वाटर रिसोर्स, जो मैंने अभी बात कर रहा था कि कैसे जो स्ट्रीम थी इस जंगल के नीचे, कैसे पानी का स्रोत निकला, उसके लिए क्या क्या किया गया, वो सब इसमें हम बताएंगे आपको। तो ये एक अलग अलग प्रयोग यहाँ पे जगत सिंह जंगली जी ने किए हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, एंड ऑर्गेनिक सॉइल बनाने के लिए। ये एक प्रकार की एक पिट टेक्नोलॉजी है फॉरेस्ट के अंदर, कि हम गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद उसमें हम ये 6x4 का गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम जो फॉरेस्ट लीटर होते हैं, जो हमारे वनों से पत्तियां झड़ जाती हैं, उसकी एक लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट लीटर। तो उसकी पत्तियां इसमें डाल देते हैं, जिससे इसमें खाद भी बनती है और इसमें आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। दूसरा, जब बारिश आएगी तो पानी इस गड्ढे में जाएगा और वो लीच होगा, जो इस फॉरेस्ट के अंदर कोई एक्विफर होगा तो उसके अंदर ये पानी जाएगा, उसके बाद लीज होके प्रेसिपिटेशन होगा, लीज होगा, उसके बाद
यहाँ पे पानी के स्रोत के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ये फ्लोरा है इन द मिक्स फॉरेस्ट। 6 यहाँ पे 60 टू 100 प्रकार की स्पीसीज हैं। मेडिसिनल प्लांट की 25 स्पीसीज हैं एंड फ्लावर की 10 स्पीसीज हैं। तो ये एक लिस्ट है उन स्पीसीज की और फोटोज हैं जो मैं प्रेजेंटेशन अगर चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। अब मैं इसके मेन पॉइंट्स पे आता हूँ, कैसे इससे बैलेंस, किस तरीके से हमने इसमें बैलेंस किया, किस तरीके से कौन कौन से प्रयोग हमने इसमें किए इकोसिस्टम बैलेंस के लिए, नेचर बैलेंस के लिए। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए ये प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं, और यही प्रयोग हम कर सकते हैं उसमें। फॉरेस्टेटर और ये स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं। द फ्यूचर नीड ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर नीड है, मैंने अभी कहा कि वी हैव नॉट हेल्दी फूड, वी हैव नॉट न्यूट्रिशन फूड। क्योंकि बात आती है न्यूट्रिशन, देखो खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, और न्यूट्रिशन है या नहीं भी है हम उसको कोई श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी सॉइल ही हेल्दी नहीं है तो उसमें उगने वाली फसल कैसे हेल्दी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंप्रूव अवर सॉइल स्ट्रक्चर। हमें अपनी सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करना है, ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को जोड़ के, साइंटिफिक इनपुट को जोड़ के ये काम वहां पे किया गया। और ये अब आप अपना माइक थोड़ा पास में ला। जी जी हाँ ठीक है सर। जी ठीक है, थैंक यू। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल है और ऑर्गेनिक प्लांट है एंड लॉन्ग लाइफ। तो ये जो चार्ट, ये जो फ्लो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगी तो ऑर्गेनिक प्लांट होगा और लॉन्ग लाइफ होगी, यानी कि हमारी लाइफ सस्टेन होगी और अच्छी होगी, हेल्दी होगी। एंड केमिकल सॉइल होगी तो फास्ट ग्रोथ होगी, फास्ट प्लांट ग्रोथ करेगा, लेकिन कॉज ऑफ डिजीज, उसमें डिजीज के कॉज हो सकता है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल एग्रोफील्ड, जितने भी हमारे एग्रोफील्ड है गाँव में, हम लोग सॉइल इसमें जो ऑर्गेनिक सॉइल है जो हम बना रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं। एंड देन वी आर गेटिंग क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स हैं उसके बाद हम ये क्रॉप, ये टर्मरिक है, हल्दी है, जो ट्रेडिशनल पहाड़ी हल्दी है, ये देखिए। उसके बाद इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंड देन जो कार्डिमम है, जो इलायची में आपके मसाले का किंग है वो इलायची कार्डिमम, तो उसका भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसमें फॉस्फेट का। और जो सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो क्लाइमेट, यानी कि माइक्रो क्लाइमेट आप कैसे जनरेट कर रहे हैं, और माइक्रो क्लाइमेट से आप वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री, उस टेम्परेचर को आप 2 डिग्री कम कर दे रहे हैं या 4 डिग्री कम कर रहे हैं नेचुरली। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, जनरेट द क्लाइमेट। तो इस टेक्नोलॉजी से हम माइक्रो क्लाइमेट कैसे बना रहे हैं, वहां पे वी हैव स्पेशल काइंड ऑफ फ्लोरा लाइक मॉसेस। मॉसेस एक विशेष प्रकार की एक हमारे पास प्लांट है जिसमें पानी काफी हफ्तों तक स्टोर रहता है और कैप्सूल लाइक इसमें स्ट्रक्चर होता है, आप ये देख सकते हैं, ये मॉस है। और मॉस को जब हम इस तरीके से पत्थरों में हमने हैंग किया है, क्योंकि जब बारिश आएगी तो इसमें पानी काफी हफ्तों तक जमा रहता है, और फिर वहां से जो कोल्ड एयर पास होगी तो इसके नजदीक हम उस हाई एल्टीट्यूड के प्लांट को लगाएंगे, या जो बहुत ही हाई हिमालय में होता है, जैसे टेक्सास बकाटा है, ये कैंसर की दवाई बनती है, इसकी बाग से एंटी टैक्सोल निकलता है, इसको हम वहां पे ग्रो करने में सफल हुए। एंड स्टोरेज चिल्ड वाटर, इसकी जो लीव्स हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है। दूसरा, हमने माइक्रो क्लाइमेटिक जनरेटिंग वॉल वहां पे बनाई है, उसमें हमने मॉसेस को लगाया है जिससे कि वहां का टेम्परेचर कम रहे, और उसका रिजल्ट ये देख सकते हैं आप। माइक्रो प्लांट है, फर्न है, या फर्न हो गया, या ऑर्किड हो गया। ऑर्किड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो वी हैव 12 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड ग्रोइंग इन द मिक्स फॉरेस्ट। और ये एक फिनोमिना था, मतलब किस तरीके से हम, एक सक्सेशन का फिनोमिना है, कैसे एक सॉइल बनती है, कैसे फिर प्लांट होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस, ये साइंटिफिक थ्योरी है। माई फॉरेस्ट इज माई लेबोरेटरी। जगत सिंह जंगली का जो भी काम होता है वो सुबह से और शाम जंगल में गुजरती है और एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ ही काम करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम इसको रिचार्ज करें। तो अभी एक मैंने कोट किया है, ये यूनेस्को का है, जो 2013 में क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, उस पे इनकी सर्वे थी। अब ये जो स्लाइड है, वन ऑफ द माय मेजर सक्सेस इज दैट नाउ फ्रेश रिजर्वायर ऑफ द वाटर फ्लो फ्रॉम माय मिक्स फॉरेस्ट। ये सक्सेस होती है, ये एक, जब किसी काम को करते हैं तो ये उसका रिजल्ट है कि यहाँ पे जब फॉरेस्ट बड़ा होने लगा, वहाँ पे पानी के लिए गड्ढे किए गए, पानी के लिए वहाँ पे चेक डैम्स बनाए गए, और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे ऐसे स्पीसीज को लगाया गया कि जिनसे पानी लीज होता है, जो पानी को स्टोर करते हैं ज्यादा से ज्यादा और लैंड में लीज कर देते हैं, उसके बाद इस तरीके से झरने फूटते हैं। तो ये नेचर रिस्टोरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर रिस्टोरेशन। अब ये जो स्रोत है आप ये देख सकते हैं, जिसका बेस है, फॉरेस्ट का जो बेस है उसके नीचे ये निकला और इसके बगल से ये ड्राई स्ट्रीम्स जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद इस पानी का यूटिलाइजेशन इस तरीके से, और ये पानी का ड्यूरेशन हमारे पास 8 से 9 महीने रहता है, जिसका यूज इरिगेशन में हम लोग करते हैं और पीने के लिए भी करते हैं। एंड फ्लोरा ऑफ मिक्स फॉरेस्ट, जब मिश्रित वन बना तो किस तरीके से अभी जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि जंगलों से कितनी चीजें निकल के आ रही हैं।
जंगलों से पशु पक्षी निकल के आ रहे हैं, उनका कंजर्वेशन हो रहा है, जंगलों से एग्रीकल्चर का कंजर्वेशन हो रहा है, जंगलों से ऑर्गेनिक सॉइल मिल रही है, जंगलों से पानी निकल रहा है। फौना इन द मिक्स फॉरेस्ट, हमारे पास यहाँ पे 45 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी हैं और कुछ इंडिजिनस हैं और कुछ लोकल एनिमल हैं, ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं। एंड उसके बाद जब उसका इसका इम्पैक्ट, जब हमारा फॉरेस्ट का इम्पैक्ट थोड़ा मतलब इसका थोड़ा बाहर प्रचार होने लगा, तो फिर हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग अपने लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि एक जमीन, एक प्रैक्टिकल वर्क को आप बहुत ज्यादा न सोचें, बहुत ज्यादा साइंस में न जाएं, आप अपने प्रैक्टिकल तरीके से एक व्यवहारिक ज्ञान के जरिए अपने नेचर को कितने बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल एजुकेशनल टूर है और ये कुछ बाहर के लोग हैं जो आते हैं और सीखते हैं। यूनेस्को की एक कंपनी है एक्टिव रेमेडी, जो कि पार्टनरशिप में हम लोगों के साथ ये मिक्स फॉरेस्ट्री मॉडल पे काम कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट है, रिसर्चर हैं। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मॉडल है इसकी प्रेरणा और जगहों पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो। जो भी वर्कशॉप होती है, जो भी प्रैक्टिकल होता है वो जंगल में होता है, लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेचर को रिस्टोर कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग की फोटोज हैं, जैसे हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, तो बहुत ही बड़ा वर्ड है अपने आप में कि फॉरेस्ट इकोलॉजी है क्या। ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता है, इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम से किस किस तरीके के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, किस किस तरीके से हमें इसके इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ये देख सकते हैं आप। सिलेक्शन ऑफ द ट्रीज एंड प्लांटिंग, सिलेक्शन ऑफ द ट्री प्लांटिंग मस्ट हो, क्योंकि मिक्स फॉरेस्ट्री में एक चीज और प्लांट्स को लगाया है कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब एक नया स्लाइड आती है, व्हाई मिक्स फॉरेस्ट, मिक्स मिश्रित वन क्यों। इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिवेंट लैंडस्लाइड, क्योंकि ये लैंडस्लाइड को रोकता है। आप देख सकते हैं जहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं है, जहाँ पे मोनोकल्चर है वहाँ पे लैंडस्लाइड है। एंड सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन द पाइन एंड ओक रूट सिस्टम। आई वाज टॉकिंग अबाउट द पाइन रिसेंटली कि पाइन क्या है और पाइन से फॉरेस्ट फायर हो रहा है हमारे पूरे उत्तराखंड में, और ये रूट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर, किस तरीके से हमारा जो वाटर है उसको उसमें हेल्प करेगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगल होंगे तो एक हैबिटेट बनेगा, एक हैबिटेट इकोसिस्टम बनेगा जिसमें पशु पक्षी आएंगे, जंगली जानवर आएंगे और फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। यानी कि वी आर क्रिएटिंग ए फूड चेन, हम एक फूड चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और फूड चेन जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे इकोसिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ये बेस्ट फर्स्ट लीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्लाइड में पाइनस का है, उसके लीव्स हैं। फॉरेस्ट लीटर इन पाइन फॉरेस्ट मोनोकल्चर, एंड सेकंड इज मिक्स फॉरेस्ट लीटर। अब उसमें वनस्पति उग रही है लेकिन उसमें नहीं उग रही है, आप देख सकते हैं उसमें एक छोटा सा प्लांट होगा। और ये कुछ एल्गी है, नॉन स्टॉक एल्गी है, ये हमारे कुछ लाइकेंस हैं, पोलियोस, लुक्टोस, बहुत ही मेडिसिनल होते हैं जो कि दवाई और मसालों में काम आते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन इन द रूरल एरिया, कैसे हम मिक्स फॉरेस्ट्री में से जो हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनसे क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको क्या बेनिफिट उससे हो रहा है। तो जो एक विशेष प्रकार के बैम्बू होता है उसको रिंगाल बोलते हैं, तो उससे ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं। तो ये हमारी लोकल कम्युनिटी से जुड़ गई, आर्टिजन से जुड़ गए, उनको फायदा है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिक्स फॉरेस्ट, ये मिक्स फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लोगों को लगा, इसके परिणाम आने लगे। तो ये आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिक्स फॉरेस्ट एट मालूपानी, टेरी गढ़वाल में इसका काम चल रहा है। इसके प्रेरणा से, जगत सिंह चौधरी जी की प्रेरणा से कटार टू मालूपानी में इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए जगत सिंह जंगली जगह जगह जाके प्लांटेशन कर रहे हैं और उसका मिक्स फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। आपके केवी फाउंडेशन द्वारा भी वाराणसी में, बखानी में भी इनका प्लांटेशन हुआ, और जितने भी हमारे गुरुकुल्स हैं वहाँ पे भी इस प्रयोग को हम कर रहे हैं। मथुरा है, सिकोहाबाद, बजाज ग्रुप का एक कैंपस है, यहाँ पे मिश्रित वन पैच एक इन्होंने लिया है। ये तलेर मेहंदी जी हैं, बॉलीवुड सिंगर है, इनका एक 200-300 बीघा की एक जमीन है जहाँ पे ये प्लांटेशन के लिए इन्होंने समर्पित किया। तो जंगली जी उसको भी एम्पावर कर रहे हैं कि कौन से प्लांट आपने लगाने हैं जो दिल्ली के रेगुलेट करेंगे क्लाइमेट को। एंड इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ नेचर, ये एक किस तरीके से हम इको फ्रेंडली मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा वर्ड है कि किस तरीके से हम प्रकृति के हिसाब से प्रकृति को सजोएं, प्रकृति के हिसाब से हम प्रकृति में काम करें, जिसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। हमारे पास एक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हुआ करता है हमारे गढ़वाल हिमालय में, इसको हम नौला बोलते हैं, और शायद पहाड़ों में इसको नौला बोलते हैं, और प्लेन्स में इसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इस तरीके से हमारे जो चेक डैम्स है और फॉलोज मेथड है, इस तरीके से हम वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं उसकी। और
सम रिचुअल्स टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारे पहले से पानी को पूजने की परंपरा रही है, जल के प्रति सम्मान की परंपरा रही है, कैसे हम उसको उस परंपरा से जिंदा रखें, एक नई पीढ़ी में उसका अवेयरनेस फैला के उसको किस तरीके से हम जिंदा रहें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये घाट है जिस जो ना डीजल से चलता है, ना बिजली से चलता है, ना पेट्रोल से चलता है, ये पानी से चलता है। और आपने देखा होगा हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में इस तरीके की एक पंचक्की होती है जो पानी से चलती है, और इसमें पिसा हुआ जो आटा होता है, कोल्ड प्रेस ग्राइंड इसको बोलते हैं, जो कि हमारे स्टोमक यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हाईली फाइबर इसमें होता है, तो इसकी भी बहुत डिमांड है, इसको हम वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। ये 3 प्रकार की तुलसी है। वाटर एंड हिमालयन ट्रीज, आपको मैं बता दूं कि हिमालय में ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे ट्री हैं जो वाटर स्ट्रीम्स को रेगुलेट करते हैं, उनको रिचार्ज करते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये वो सारे हैं, माइरिका है, काफल इसको बोलते हैं, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, बोरास एंड रिंगाल है, क्यूरिकस इंकाना है, टेक्सास बकाटा है, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब ये जो कैविटी फॉर स्टोर रेन वाटर थ्रू रूट्स, ये ओक है, और ओक के अंदर ये एक सीड ट्यूब होती है, खोखलापन होता है, इसमें ये पूरा पानी जमा करता है, सक करता है पानी को और लीज कर देता है फिर लैंड। आपको मैं एक चीज और बताऊं, 1997 में जगत सिंह जंगली पहले आदमी है पूरे भारतवर्ष के, पूरे दुनिया के, जिन्होंने ऑक्सीजन रॉयल्टी की बात की कि हमें ऑक्सीजन की रॉयल्टी चाहिए, हम पेड़ लगा रहे हैं, इसके बदले में हमें ऑक्सीजन की रॉयल्टी चाहिए। हिमालय के लोग पानी बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, तो वो अपने गांव से दिल्ली पैदल गए अपने 20 लोगों के साथ, जिसमें उन्हें 1 महीना लगा, और तत्कालीन वहाँ जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनको मेमोरेंडम दिया, और इस आंदोलन के एवज में आज हमारे हिमालयन राज्यों को ग्रीन बोनस यानी कि रॉयल्टी मिलती है। तो ये कंट्रीब्यूशन उनका रहा अपने हिमालय के प्रति, अपने लोगों के प्रति। इस तरीके से बहुत से पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन उन्होंने किए, प्रकृति को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। तो इस तरीके से उनका एक ये मॉडल रहा जो कि सफल रहा, जिस तरीके से उसमें प्रयोग किए, इस तरीके से उसमें काम किए। तो वो कहते हैं कि फार्मर जो होता है वर्क इन द फील्ड, वो जमीन में काम करता है, धरती में काम करता है, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे रिसर्चर हैं, वो लेबोरेटरी में काम करते हैं, एक नई खोज को, उस फार्मर्स की खोज को अंजाम देने के लिए वो दिन रात एक करते हैं। और जिस दिन फार्मर और वैज्ञानिक में एक नोट बन गई, तो उस दिन हमारी कंट्री, हमारे विकास और हमारी चीजें बहुत आगे पहुंचाएंगी। और लास्ट में मैं ये एक बात कहूंगा कि थैंक यू, ये अभी पूरा हो गया है, फाइनल हो गया है, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक बात कहूंगा कि हमें जुड़ना पड़ेगा प्रकृति, प्राण और प्राणी से, यानी कि प्रकृति को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति है, पंच तत्व है, उसके बाद प्राण की कल्पना है, क्योंकि वाटर अगर अच्छा है, वाटर अगर एयर हमारे पास है, मेडिसिनल प्लांट हमारे पास है, फूड हमारे पास है, देन प्राण की परिकल्पना हो सकती है। और अगर प्राण है तो शरीर की परिकल्पना है, क्योंकि विदाउट सोल, विदाउट एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारा जो शरीर है वो कुछ नहीं है। तो ये एक प्रयोग था जो हमने किया अपने गांव में, और आगे भी हम कर रहे हैं, और नए नए प्रयोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया को कैसे इससे जोड़ा जाए, कैसे इसका फायदा मिले, क्योंकि प्रकृति होगी तो तभी हम होंगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देव। आपने 40 साल की जर्नी को जैसे 30 मिनट 35 मिनट में समेटा है, वो इनक्रेडिबल है और समेटी नहीं जा सकती। मतलब ये तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बिना काम किए, बिना देखे, आज हम घर पे बैठे बैठे पूरे हिमालय का दर्शन किए। हिमालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, जानकारी आपने हमें प्रोवाइड की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, प्रकृति के बिना तो हम अधूरे हैं, प्रकृति को हम बचा लें और बचाते रहें। मतलब हम कहते हैं ना, प्रकृति को बचा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, हम अपना ऋण अदा कर रहे हैं यदि हम कोई काम कर रहे हैं प्रकृति के प्रति। प्रकृति पहले से धनाढ्य थी, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके कारण, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हवा पानी के लिए हम तरस रहे हैं। आज हमारी करोड़ों लाखों की जनसंख्या अंधेरे में जी रही है। यदि हमने, जैसे अभी देव जी ने बताया कि इनके पिताजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हमें सहयोग करने की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम हमारे बीच आदरणीय महेश शर्मा जी थे, उन्होंने बताया पर डे एक व्यक्ति 7,500 लीटर पानी यूज करता है पर डे। तो ये दोहन जो हम प्रकृति से कर रहे हैं, इसको हम कैसे दें, तो ये हमें सोचना है। यदि हम फिजिकली नहीं कर सकते तो मॉनेटरी करें, मॉनेटरी नहीं तो मतलब किसी ना किसी रूप में हमें प्रकृति को जो हमने लिया है वो वापस करना है, वो लौटाना है।
यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, अन्यथा जैसे आपने देखा होगा एक गेल इंडिया लिमिटेड ने एक मूवी बनाई थी 2-2.5 मिनट की, कि एक फैमिली है वो आपस में बात कर रहे हैं कि बेटे बाहर जाना है तो आपने सब कुछ ले लिया, पानी ले लिया, बस्ता ले लिया, जो भी, अब ऑक्सीजन किट ली या नहीं ली? बोले ऑक्सीजन किट मेरी मम्मी खत्म हो गई है। मतलब उसे फुटबॉल खेलना है, बाहर जाना है तो ऑक्सीजन किट लेके जाना पड़ेगा। मतलब वो फिर उनके सब में झुर्रियाँ पड़े, गड्ढे पड़े हैं आंखों में। मतलब आप देखेंगे कि उन्होंने 2030 की ये तस्वीर 2016 में दिखाई थी, आज हम 2021 में, 5 साल निकल चुका है। अब हमें ये देखना सोचना चाहिए कि हमने 5 साल में क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, हम या हमारा योगदान क्या है, तभी कुछ हो पाएगा। और हमारा जो प्रयास है लोगों को जन जागरूक करना और लोगों को बताना और प्रकृति को के साथ सामंजस्य बिठाना। अब मैं इसमें ज़्यादा, काफ़ी कुछ देव जी ने बता दिया है और हमको काफ़ी समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से, जितने हमारे सुनने वाले हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, यदि किसी के पास कोई क्वेरी है, ये जो उन्होंने स्लाइड दिखाई इतनी सारी, उसमें कुछ नहीं समझ में आया, पूछने की जिज्ञासा है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क द क्वेश्चन। जरूर सर, जरूर। एनीवन एल्स? 2 बातें होती हैं, 40 साल की जर्नी को 40 मिनट में बताना, मतलब या तो लोगों को इतना सब समझ में आ गया या लोग डर गए कि कैसे इतना कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी तो उम्र ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ओनली इंसान ही करता है और उन्होंने किया जब भी तो उनको इतना रिवार्ड मिल रहा है। हम में से कोई करेगा तो उसको भी ऐसा आगे चल के रिवार्ड मिलेगा। तो करने से होगा काम, बात करने से बातें होंगी। एक प्रश्न है मेरा देव जी से जी। अभी हमारे बीच में उदयशंकर जी हैं, जबलपुर स्मार्ट सिटी से और स्टेट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक एरिया में करीब 30-40 एकड़ में मिक्स्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ लाया है। तो लेकिन यहाँ पर लोकल जो वहाँ के हैबिटेट हैं उनको ही हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और उसमें उदय जी और थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस तरह से उस प्रोजेक्ट को लिया है। प्रकृति मित्र भी उसमें एक सहयोगी संस्था है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पाइन्स तो बताया, लेकिन पाइन्स के बीच में कौन से प्लांट्स वहाँ लगाए जा सकते हैं, क्या है कि हम लोग को उसकी जानकारी मिल सके, किस तरह से मिक्स्ड फॉरेस्ट का आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है? देखो सर, पाइन एक डोमिनेंट प्लांट है। आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप स्टडी करें, क्योंकि ये एक मतलब ये बहुत जल्दी एडेप्टेशन कर लेता है, क्योंकि इसमें वो क्षमता है इस प्लांट में, इसको पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये एक्लेमेटाइज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो फैलने की क्षमता है इसकी, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो इसके सीड है उसमें विंग्स होते हैं, और वो विंग्स जो है हवा से उड़ के बहुत दूर तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं। दूसरा ये है कि पाइन की जो टेरिटरी है, पाइन की जो कम्युनिटी है, ये मोनोकल्चर है, इसको हमें अलग ही रखना है और इसको हमने अपने मिक्स फॉरेस्ट में शामिल नहीं करना है। आपकी बात ये थी कि कैसे हम पाइन के बीच में प्लांटेशन करें, यानी कि जो पाइन के पेड़ है उसके बीच में हम प्लांटेशन करें। पहली बात तो ये कि पाइन के अंदर जो है कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि इसमें टर्पेंटाइन ऑयल निकलता है। टर्पेंटाइन इसको लीसा बोलते हैं, जिसके कारण लैंड बहुत एसिडिक हो जाती है, और जो पोषक तत्व होते हैं लैंड में, ये बहुत ज्यादा सक करता है, क्योंकि बहुत हाइट जाता है, 200 मीटर लंबा होता है ये, और बहुत इसको पानी चाहिए होता है, क्योंकि जितनी आप इसके एक्सपर्ट हैं, आपने देखा जितना इस एपिक्स में जाएगा उतना इसको पानी चाहिए, इसका जाइलम फ्लोएम जो है उतना पानी सक करेगा। तो इट मींस जैसे यूकेलिप्टस आपके शहर में होता है और पॉपुलर होता है, ये बहुत ज्यादा पानी लैंड को रफ करता है, बहुत ही ज्यादा। हम इसके बहुत अगेंस्ट है, इकोनॉमी तो है, लेकिन ये जहाँ पे होता है वहाँ की वाटर टेबल का आप टेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ की वाटर टेबल को खत्म ही कर देता है। तो इसलिए हमें पाइन को मैनेज करना है। और मिक्स फॉरेस्ट में हमें, अब जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मिक्स फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट चुना और आप वहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट से पेड़ लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर चंदन के पेड़ लगें, क्योंकि चंदन के पेड़ लगेंगे तो वो जो उसका एरोमा है, जो उसमें वो औषधीय गुण है, वो जमीन के अंदर जाएगा, और वर्षा होगी तो वो वर्षा जल के द्वारा जो वर्षा जल इकट्ठा करेंगे आप, जो वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं नदियों में जाएगा, वो औषधीय गुण जाएंगे। क्योंकि इस थ्योरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, अलकनंदा के किनारे, नदी के किनारे नमामि गंगे के तहत औषधीय वृक्षों को लगा रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और नमामि गंगे का भी थीम है कि औषधीय वृक्षों को लगाया जाए, ताकि उसके जो गुण है वो हम तक मिले। बहुत बढ़िया। मेरा वहां जब भी बद्रीनाथ 2 बार जाना हुआ है जी, तो जब कपाट खुलते हैं तो वो मई जून का ही समय रहता है, जून का जी। तो वो जो अभी आप बता रहे थे फॉरेस्ट फायर का, जी आपने फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, मुझे आपका भी कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छा आपने डिस्कशन किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद यतीश, थैंक यू फॉर योर नाइस क्वेश्चन, नाइस वर्ड। मैं
अच्छा, अनुभूति दुबे जी बोल रहे हैं कुछ? तो मैं अब अपने बीच, जैसे हमारे यतीश ने बताया कि हमारे साथी मिस्टर उदय होमकर जी हैं जो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा काम किया। उनका काम ही यही है लोगों को हेल्प करना और नए रिसर्च करना, है ना। और इत्तेफाक ये हमारे लिए मतलब एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के हैं। तो उदय जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का समय है अपने पास, तो आप अपने संस्थान के बारे में, आप अपने कार्यों के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें, और कैसे हम लोग आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे हम लोग आपसे हेल्प ले सकते हैं यदि प्रकृति के लिए कुछ काम करना चाहें तो। हाँ, धन्यवाद यतीश जी और सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा संस्थान जो है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये जान के खुशी होगी कि इंडिया का ये पहला इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग का जो जुरिडिक्शन है वो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया ही है। हम लोगों ने जो यहाँ पे अभी काम किया है, जिसमें मैं जुड़ा हूँ विशेष प्रकार से, हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट की नर्सरी है, या आप उसको मेडिसिनल प्लांट का जीन बैंक बोल सकते हैं, जहां पर 430 प्रजातियों को हमने संरक्षित किया हुआ है। और इन प्रजातियों को संरक्षित करने के साथ साथ इनकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है, जो जिन प्रजातियों की व्यापारिक महत्ता बढ़ जाती है, जैसे सफेद मूसली हो गई, कालमेघ हो गया, अश्वगंधा है, ऐसी प्रजातियों की हम लोग नर्सरी और कृषि तकनीक भी विकसित करते जा रहे हैं और हमारे किसानों को इसकी जानकारी हम देते हैं। होता क्या है कि जितनी भी जड़ी बूटियां जंगलों से कलेक्ट होती है, उसमें आप देखेंगे कि जो कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, 80 से 90% जड़ी बूटियां जो है हमारे जंगल से जा रही है और जंगल पे लोड बढ़ता है। उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको खेती में ले आए। तो इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और किसानों को हम लोग इसके बारे में कृषि की तकनीक भी देते हैं, उनको पूरा टेक्निकल नो हाउ देते हैं ताकि वो खेती करें और उससे अपनी आमदनी बढ़ाएं, जैसे कि हमारे जंगलों के लोड कम हो। ये जान के खुशी होगी आपको कि आयुष मंत्रालय ने जो सेंटर्स खोले हुए हैं, अपने एसके जैन साहब भी उसमें जुड़े हुए थे बीच में, तो ये जो सेंटर्स हैं पूरे देश में 7 सेंटर खुले हुए हैं, जिसमें से एक सेंटर हमारे पास भी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हम उसमें काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियों से संबंधित सभी काम करते हैं। ये तो हो गया औषधि पौधों के बारे में बात। औषधि पौधों के साथ साथ जो आरईटी स्पीशीज होती हैं, बहुत सी प्रजातियां ऐसी होती है जो जंगलों से खत्म होने की कगार पे है, हम लोग के ध्यान में नहीं रहती है, तो हम लोग ऐसी प्रजातियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नर्सरी टेक्निक विकसित करते हैं। और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें एक सेक्शन है हमारा सामाजिक वानिकी। ये सामाजिक वानिकी का जो हमारा फील्ड का स्टाफ है वो जनरली जो पौधे तैयार करता था, वही सागौन, चिनोल और दूसरी चीजें जो कॉमन होती है, तो वो जो आरईटी स्पीशीज हम लोगों ने जिसकी नर्सरी टेक्निक विकसित की, ये ट्रेनिंग हम पूरे अपने स्टाफ को दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आरईटी के पौधे तैयार होने लगे हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आप जो है संकटग्रस्त प्रजाति के पौधे आप ढूंढने जाएंगे तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको देने के लिए सक्षम है। जैसा कि अभी आप देवरागन जी ने बोले कि चंदन के पौधे लगाना चाहिए, तो चंदन के पौधे ही नहीं, हर वो पौधा जो हमारे जंगल में है वो पौधा जो है हम तैयार करते हैं। यदि किसी को कोई पौधा तैयार करने में दिक्कत जाती है तो आप उसका बीज हमें भेजिए, अगर कटिंग हो तो कटिंग भेजिए, आने वाले समय में हम उसकी आपको नर्सरी टेक्निक विकसित करके दे सकते हैं। तो किसी भी पौधे को तैयार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जा सकती है। बस ये है कि हमें जरा हो सकता है समय लगे, साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन हम उस पर लग के उसकी नर्सरी टेक्निक हम विकसित कर लेते हैं। अब बात करते हैं मदन महल वाली। मदन महल का जो एक चैलेंज जो हम लोगों के पास था, पूरे शहर के पास ही था वो चैलेंज। जमता है तो दोबारा वहां पे अतिक्रमण बन भी आता है, तो माननीय न्यायालय का यह आदेश था कि वहां पे तुरंत हरियाली भी करते जाना है। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर हमने जो है इस काम को आगे बढ़ाया, जिसमें जबलपुर की अलग अलग संस्थाएं जो है, समाज सेवी संस्थाएं वगैरह, ये सब इकट्ठा होकर सामने आई, सबको एक एक प्लॉट वहां पे अलॉट किया गया और वहां पौधे लगाने की बात की। अब सवाल यह था कि पौधे कौन से लगाए, क्योंकि बाहर के एक्सोटिक पौधे लाके लगाने का कोई उचित नहीं था। तो हमने वहां पे एक सर्वे का काम किया। सर्वे करके हमने देखा कि मदन महल की पहाड़ी से लगा हुआ जो इलाका है जंगल का हमारा, वहां पे कौन सी प्रजातियां अभी मिल रही है। उसके आधार पे हमने यहाँ पे प्रजातियां जो है बताई कि ये प्रजातियां अपने को लगानी है और इस मात्रा में लगानी है। उसमें हमने एक चीज का जरूर ध्यान रखा, जो फॉरेस्ट की जो ट्रिपल कैनोपी होती है, टॉप में जो ट्रीज होती है वो, मिडिल में जो श्रब वगैरह होते हैं वो, और जमीन में जो घास और दूसरे शाखा जो पौधे होते हैं वो, इन तीनों का उसमें समावेश रहे, इसका हमने जरूर ध्यान रखा है। तो हर प्रजाति का उसमें समावेश हो जाए, ये भी हमने ध्यान रखा। वो पौधे हमने तैयार करके नगर निगम को प्रोवाइड भी करवाए। और
आप कभी आए जबलपुर सब लोग, जरूर चौहानी तरफ जाएं और देखें वहां पे प्लांटेशन। आपको आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से उसकी देखरेख हुई है, उन पौधों की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। मतलब सामान्य जंगल में भी अगर देखने जाएंगे तो ये ग्रोथ इतनी अच्छी दिखती नहीं है, जो कि हमें पथरीले इलाके में हमको देखने को मिल रही है। और सीताफल जो होता है, पहले के समय में मदन महल की पहाड़ी में हमारे शहर के जो लोग बड़े लोग हैं, वो बचपन में वहां जाकर सीताफल लाते रहे। तो अब वो सीताफल तो वहां का लगभग खत्म हो गए थे, तो सीताफल के पौधे भी हमने वहां इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और खुशी होगी आपको जान के कि बहुत से सीताफल के पेड़ में फल लगने लगे हैं। तो ये एक, मैं तो अपने आप में अचीवमेंट मानता हूँ कि ये चीज हमने इंट्रोड्यूस की वहां पे, और अब उसका रिजल्ट हम लोग को दिखना चालू हो रहा है। हाँ, ये है कि अभी जो ग्राउंड स्टेटा है उसको डेवलप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें औषधि पौधे, घास और जो लोकल प्रजातियां हैं उनको हम वहां पे लगवाने जा रहे हैं। ये सारा मैनेजमेंट जो है हमारा, जो जबलपुर के अलग अलग संस्थाएं हैं उनके माध्यम से स्मार्ट सिटी जो है करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने लोग हैं हमारे, जैसे जैन साहब हैं और दूसरे भी अधिकारी हमारे रहे हैं फॉरेस्ट के, उनसे भी जानकारी हमने ली कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो जंगल में पहले मिलते थे और अब कम मिल रहे हैं। तो उन प्रजातियों को भी हमने वहां पे आरईटी के पौधे के रूप में लगवाया है, और उनका भी रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं कैसा क्या है। जैसा कि अभी देव राघवन जी ने बताया कि चंदन के पौधे लगाना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक पौधा होता है निर्मली, स्पाइरोनस पोटेटोरम। निर्मली का एक गुण होता है कि ये यदि नदी के किनारे लगा है तो नदी के पानी को ये अपने आप शुद्ध करता है। तो निर्मली के भी कुछ पौधे हमने वहां पे लगवाए हैं, और हर पौधे के पास एक थाला बनवाया है। थाले में एक बार की बारिश में कम से कम 10 लीटर पानी जो है रुकता है। और आप समझ लीजिए कि मतलब हर बारिश में एक पौधा आपको 10 लीटर पानी का रिचार्ज करके जमीन के अंदर डाल रहा है। तो एक प्रकार से वाटर रिचार्जिंग का काम भी वहां पे होता जा रहा है। सॉइल इरोजन ना हो इसके लिए घास बीज लगा रहे हैं, बंड्स बना रहे हैं, और छोटे पौधे भी लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में हम लोग आगे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है मिश्रित वन की बात, आपको एक चीज बता दें कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के एरिया में अपना घोंसला बनाते हैं। अगर मोनोकल्चर कहीं पे है तो वहाँ एक ही प्रकार के या कुछ ही प्रकार के पक्षी जो है अपने घर बनाएंगे, या कुछ प्रकार के पशु होंगे वही अपना घर बनाएंगे। लेकिन जब आप मिसलेनियस फॉरेस्ट डेवलप करते हैं तो वहां पर ऐसे पक्षी भी आएंगे जो पेड़ के बेदाल पे अपना घर बनाते हैं, ऐसे भी आएंगे जो टहनी के किनारे बनाते हैं, ऐसे भी पक्षी आएंगे जो झाड़ियों के झुरमुट में अपना घोंसला बनाते हैं। तो पक्षियों की भी एक डाइवर्सिटी बहुत सामने आती है। साथ में अलग अलग वैरायटी के जो पौधे लगते हैं तो वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज आती हैं, और इनके द्वारा अट्रैक्ट होने के बाद दूसरे जो पशु है वहां भी आते हैं। तो एक मेगा डाइवर्सिटी एरिया अपने आप भी वहां पे डेवलप होने लगता है। तो मदन महल को हम लोगों ने ऐसा लॉन्ग टर्म ध्यान में रखा है कि 20 साल बाद यदि आप, या 10 साल बाद यदि आप देखेंगे उसे, तो आपको जो पुराना जंगल है वो जंगल और अभी जो लगाया गया है जो जंगल है उसमें कोई भी आपको फर्क नहीं दिखेगा, कम से कम एरियल व्यू में तो नहीं दिखेगा। जमीन के इसमें जरा हाथ दिख सकता है क्योंकि अभी बहुत सी चीजें उसमें पेंडिंग है, लेकिन एरियल व्यू में यदि आप देखेंगे तो पूरा मिसलेनियस फॉरेस्ट आपको एक साइड दिखेगा वहां का। तो ये कुछ प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी किसी को भी जब भी कोई पौधे के बारे में जानकारी चाहिए हो, या कोई पौधे चाहिए हो, या कोई पौधे बनवाने हो, तो आप SFRI में डायरेक्टर SFRI के नाम से आप सर्च कर लीजिए और उनको लेटर भी दे सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बाकी कभी भी आप चाहें तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट आदरणीय गजेंद्र पटेल सर भी जुड़े हुए हैं। GPS पटेल सर, आपका सर स्वागत है, अभिनंदन है। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और पटेल सर तो हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। MB पटेल सर, जो उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है। और जो बच्चे जो जुड़े हैं और जो हमारे कलीग जुड़े हैं और कुछ मैडम्स जुड़ी हैं, यदि कोई जिज्ञासा है, सवाल है, तो आपका सवाल आमंत्रित है। अभी हमारे पास 2 हैं आपको जवाब देने के लिए, देव जी भी हैं, हमारे उदय जी भी हैं। अन्यथा हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किसी का कोई सवाल हो तो स्वागत है। डॉक्टर साहब, हाँ संतोष जी बोलिए। मेरा सवाल नहीं है, मेरी एक जिज्ञासा है। बिल्कुल। ये मिस्टर देव का प्रेजेंटेशन, इट वाज ए लवली प्रेजेंटेशन, और इनका ऐसा लगता है कि ये इनका इंडिविजुअल लेवल का काम है, इनके पिताजी का और इनका, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो वट एवर लिटिल आई कुड अंडरस्टैंड कि ये इनका इंडिविजुअल एफर्ट। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के बीच में एक बात कही थी साहब कि हम ऑर्गेनिक सॉइल बना रहे हैं, और उसके लिए ये जो मटेरियल ले रहे हैं दे आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम फॉरेस्ट सॉइल। मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर देव? जी सर, फॉरेस्ट लीटर। हाँ, फॉरेस्ट लीफ लिटर जो है वो आप फॉरेस्ट फ्लोर से आज कलेक्ट कर रहे हैं।
जी हम जो है मध्य प्रदेश से आता हूँ मैं, तो मैं ज्यादातर इससे ब्रॉडली फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से एसोसिएटेड रहा हूँ। जी पर आपका जंगल जो है उत्तराखंड का, दैट इज मेनली कॉनिफरस फॉरेस्ट, जी इजंट इट? तो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट है आपका, है ना? हम्म, अभी आपके लीफ फॉल जो होता है, और आपका हिली टेरेन बहुत है, उत्तराखंड में हिली टेरेन बहुत है, तो आपके जो सॉइल है इट इज प्रोन टू इरोजन। हम्म, तो आप जो ये चीज इकट्ठा कर रहे हैं हम्म। और इसको आप अपने पिट में डाल के सॉइल बना रहे हैं, तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट फ्लो को और एक्सपोज कर रहे हैं सॉइल इरोजन के लिए? नहीं नहीं वो एक्चुअली मैंने जो आपने उसमें स्लाइड में जो गड्ढे देखे होंगे ना सर, तो उस गड्ढे के अंदर हमने फॉरेस्ट के अंदर ही उन गड्ढों को बनाया है। फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं बनाया है कि किसी प्रोन जगह पे गए, वहां पे खड्डा कर दिया और लीटर को निकाल दिया और उसको उसमें डाल दिया। तो हमने उसमें ये कहा कि फॉरेस्ट, क्योंकि बात फॉरेस्ट के अंदर की हो रही है, क्योंकि हम जब फॉरेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हीं पेड़ों के नीचे हम लोग गड्ढे बनाए हैं। और वो जो फॉरेस्ट की जो पत्तियां हैं वो गिर के उस खड्डे में जा रही है, ऑलरेडी उस पिट में जा रही हैं, और वो नेचुरल बायोमास हमको मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारा, जैसा आपने कहा कि मोस्ट ऑफ जो उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट हैं कोनिफरस हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो 65% जो फॉरेस्ट है वो ब्रॉड लीफ है, रोडोडेंड्रॉन, यूरिकस इंकाना, ओक आपने सुना होगा, बांज और काफल। और दूसरा जो हमारे देहरादून में है वो आपका टीक और सागुन है। और जो हमारे 20% जो फॉरेस्ट है हमारे, वो सिट्रस देवदारा के पेड़ है वहाँ पे, जो देवदार है। और इसमें 50% जो है 15 और 30% जो है वो पाइन है। और जो पाइन है, तो पाइन के नीचे तो सॉइल इरोजन भी होगा, उसका लीटर भी नहीं बनेगा। तो हमारा जो बोलने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट के अंदर जब फॉरेस्ट आप ग्रो कर लेते हो तो आपको ये सारी चीजें वहीं पे मिलती हैं। आप वहाँ पे गड्ढे बना के उस लीटर को कलेक्ट कर सकते हैं। वो जो पत्तियां गिर रही हैं उस गड्ढे में गिर रही हैं, और वो खाद भी बन रही है और पानी का रिचार्ज भी हो रहा है। Great. थोड़ा मैं और सप्लीमेंट करूंगा इसको। जी फॉरेस्ट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग सॉइल। ये आपका लीफ लिटर इकट्ठा हुआ, लीफ लिटर डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होके वो ह्यूमस बना, और ह्यूमस बहुत देर के बाद वो बन जाता है, सॉइल बन जाता है। So why do you need to make it artificially? आर्टिफिशियल इसलिए कि जैसा जो आपका पॉइंट है कि आपने बोला कि आप उसको अगर नेचुरल तरीके से बनने देंगे, तो एक्चुअली में हम वहां पे से उसको निकाल रहे हैं ना, फिर उसके लेयर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट लेयर की लेयर है। अब अलग से हमने इसको गड्ढा बना रखा है, तो इसमें नेचुरली जो पत्तियां गिर रही हैं, तो हमें उसकी जो लेयर है, जो फॉरेस्ट लेयर की जो लेयर है, जो वहां पे लैंड को मॉइस्चर दे रही है, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती है। Okay, thank you. थैंक यू। एनीवन एल्स? यदि कोई विद्यार्थी कुछ पूछेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें लगेगा आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि एनीवे थैंक यू फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन देव जी एंड उदय जी और संतोष जी। आपका जो सवाल था और आपका जो सुझाव था काफ़ी अच्छा था। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अपने आदरणीय प्रोफेसर ज्योति जैन जी से आग्रह करूंगा कि वैसे कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं आपको बुला रहा हूं, लेकिन ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि सबको समझ में आ गया। फिर भी जो हमारी इस वेबिनार की परंपरा है, प्रथा है, उसको तो निर्वाह करना ही है। तो आदरणीय ज्योति जैन जी, आप कार्यक्रम को मतलब कंक्लूड करें दोनों उनके, और आप वोट ऑफ थैंक्स भी, आभार प्रदर्शन भी आप कर सकती हैं, है ना, क्योंकि फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और उसके पूर्व यदि एमबी पटेल सर आप 2 मिनट के लिए या कुछ बोलना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। एमबी पटेल सर, ज़्यादा नहीं सर, क्योंकि आप भी प्रिंसिपल रहे होम साइंस कॉलेज के, आज आपके विद्यार्थी हैं और उस समय, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट सर, प्लीज अनम्यूट करें सर, पटेल सर अनम्यूट करें। हमारे पटेल सर बता दें देव जी, ये 83 ईयर यंग बॉयज हैं। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। हाँ सर, हाँ बोलिए सर मैं आपसे बस 2 या 3 मिनट की टिप्पणी चाहता हूँ। सर देखते हैं, अभी पूरा बताया, हमको ले गए हिमालय में जी, ये अच्छा लगा। पर अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिमालय में जो है वो ग्लेशियर का प्रॉब्लम है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो क्या ये जो आप वन वगैरह लगा रहे हैं उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा? सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, क्या थोड़ा पूछ रहे हैं सर कि जो ग्लेशियर का इस समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लेशियर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, तो क्या आप जो पेड़ लगा रहे हैं मिक्स फॉरेस्ट, इसका उस पर असर पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए अब हम नेचर रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं और नेचर रिस्टोरेशन के लिए हम मिश्रित वनों के बढ़ावे की बात कर रहे हैं। होता क्या है सर, हिमालय में क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हिमालय में जो ग्लेशियर टूट रहे हैं ना, मैं पहले ही आपको एक स्लाइड देखी होगी आपने कि ग्लेशियर से पहले मैंने फॉरेस्ट फायर की आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि जंगल के जंगल जलते हैं, और सर ने भी कहा कि जब मैं वहां पे यात्रा के लिए आता हूँ मार्च से और मई जून तक ये जंगल जल रहे होते हैं, तो ये जो अनबर्न कार्बन निकलता है इन जंगलों से, ये कार्बन जाके कहाँ जाता है, ग्लेशियर पे जाता है। और जो ये टेम्परेचर बढ़ता है इस धरती का, पहले मई जून की गर्मी, मार्च अप्रैल मई जून की गर्मी, ऊपर से हिमालय, और हिमालय इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जब जाना है तो ग्लेशियर में हम आवाज नहीं करते हैं, इनकी ये इतने फ्रेजाइल होते हैं, ये चढ़क जाते हैं। तो इनका 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 जो मॉइस्चर है, इनका जो टेम्परेचर था, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें डिस्टर्बेंस आया है। अब इसका जो सोल्यूशन है फॉरेस्ट से देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ट्री लाइन को जितना ज्यादा हिमालय में हम ज्यादा वनों को लगाएंगे तो इससे क्लाइमेट जो है वो माइक्रो क्लाइमेट में बदल जाएगा, क्योंकि एक माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण होगा और वो ग्लेशियर जो है उनका पिघलने का मेल्टिंग रेट है वो कम होगा। थैंक यू देव जी। मैं गजेंद्र पटेल सर से निवेदन करूंगा, पटेल सर यदि आप थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। जीपीएस पटेल सर, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए, नहीं है, मेरे ख्याल से सर को आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आदरणीय प्रोफेसर ज्योति जैन प्लीज। सभी को नमस्कार। हमारी ये वेबिनार अंतिम पड़ाव पर है। जैसा कि प्रकृति मित्र संस्था लगातार विगत कई समय से लगभग 2 साल, 1 साल से लगभग ये श्रृंखला अनवरत जारी है, और पिछले कई एपिसोड तो प्रकृति पर ही आधारित रहे हैं। मुख्य भूमिका, जैसा कि इसका नाम है प्रकृति मित्र पर्यावरण चेतना, वैसा ही चेतना जगाने के लिए की हुई वेबिनार है, और उसमें हमने महाकर्ष शासकीय होम साइंस महाविद्यालय का सहयोग उसमें जुड़ने का रहा, और ये बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा कि हमने आज ये जो वेबिनार है, जो जीवंत वेबिनार है, जीवंत इस शब्द से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई छोटीकल बात तो है ही, परंतु मुख्य रूप से अपने अनुभवों का ज्यादा आश्रित है। तो कहते हैं ना, करना ज्यादा स्पष्ट परिणाम पता है, बजाय हम कोई चीज बोलकर बात करते हैं, शब्दों से ज्यादा हमारे कृतत्व दिखाई देते हैं। और आज वही बात जो देव जी ने दिखाई, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। जैसा पहले ही कहा कि वास्तव में कंक्लूडिंग जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये पूरे अनुभवों का निचोड़ था, तो अनुभवों के निचोड़ हमने खुद देखे हैं, समझे हैं। फिर भी एक औपचारिकता की जो क्लाइमेट, मुख्य रूप से जो आपका कार्य था वो क्लाइमेट चेंज और प्रकृति को पुनः स्थापित करना, रिस्टोर करना। हिमालय जो वास्तव में हमारा भारतवर्ष का सिर का ताज है, सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं कि वो ऊपर है, इसके साथ ही वो मुख्य रूप से क्यों है, उसको हम ताज सिर्फ एक दृष्टि से नहीं कहते, वो पूरा हमारी पारिस्थितिकी को नियंत्रित करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। इसके साथ ही साथ वो हमारे पूरी अगर वह अव्यवस्थित हो जाएगा या उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन या छेड़छाड़ होते हैं, तो एक छोटी सी वानगी हमने केदारनाथ त्रासदी में देखी थी, परंतु ये लंबे समय तक अगर ये चलता रहा तो ये भीषण परिणाम की पानी के स्रोत खत्म हो जाना। और अगर हम एक बार कल्पना भी कर लें कि गंगा जी और माँ गंगा या नर्मदा जी, यमुना जी ना हो, तो कल्पना करें कि क्या होगा इस देश का। और ये हमारे जननी है, हमारे उस हिमालय से निकलती है। तो हिमालय का संरक्षण का मुख्य रूप से सिरोधार्य किया है आपने और आपके पिताश्री ने, श्री जगत बहादुर जंगली जी ने, जो वास्तव में करके दिखाया उन्होंने कि कहने की अपेक्षा प्रकृति क्या चीज है, कैसे प्रकृति को कैसे रिस्टोर करें। 1973 से आपकी यात्रा चल रही है, जिसमें आपने पौधों को लगाना, किस तरह से पहले इस बात को देखना कि क्या चीज उस प्रासंगिक होगी, उस जो हमारे हैं कारण क्या है, उनका खोज की। 2 कारण आपने जो मुख्य रूप से बताया कि एक तो जो हमारे हिमालय कच्चे पहाड़ हैं, और हम बहुत सारी चीजें, पर्यावरण लोड बढ़ रहा है और प्रदूषण है, इन सबके साथ ही साथ जो एक फॉरेस्ट फायर, तो मोनोकल्चर जो बहुत बड़ा इसका कारण था, उसको अगर आपने मिश्रित वन की ओर लेकर गए, इससे कई सारे फायदे जो आपने बताया कि ना सिर्फ ये मिश्रित वन, जैसा कि श्री उदय होमकर जी ने भी बताया कि मिश्रित वन क्यों हम मोनोकल्चर की बजाय हम इन पर आते हैं, तो वही चीज अपने हिमालय में भी लागू होती है कि इनसे ना सिर्फ आपने आवासीय हैबिटेट दिया है बहुत सारे वन्य प्राणियों के लिए, कहते हैं ना, एक से एक कड़ी जुड़ती है। सिर्फ पेड़ बस हम संरक्षित नहीं कर रहे, पेड़ों को, हम वनों को हमें कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। तो वन लगाने से सिर्फ वन बस नहीं, पेड़ बस नहीं, आर्थिक तौर पे हमें कई सारे रोजगार तो मिल रहे हैं, परंतु उसके साथ हमें स्वस्थ जो ऑक्सीजन, पानी के स्रोत जो हमारे जो संरक्षित हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ एक पूरा इकोसिस्टम,
एक पूरी फूड चेन डेवलप हो रही है, एक से दूसरा, छोटे कीट पतंगों से लेकर पक्षी से उनके ऊपर आश्रित रहने वाले प्राणियों और प्राणियों से वन्य प्राणी, और इस तरह से एक पूरा जो जैविकी चक्र है वो पूरा चल रहा है, और हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको बड़ा बढ़ावा मिलता है इस तरह के तंत्र से। आपने गड्ढा संयंत्र, जिसको आपने नाम दिया, आपके पिताजी का जो एक कार्य था, वास्तव में एक बहुत अच्छा कार्य है। शिमला यात्रा में मैंने कई बार इस तरह के छोटे गड्ढे देखे थे, तभी ये बात हुई थी कि ये पानी को वाटर कंजर्वेशन के लिए खोले गए हैं, रखे हुए हैं। तो जो बात आज आपने किया और उसका पूरा विस्तृत रूप दिया आपने कि किस तरह से इन सारी चीजों को किया जाए, और वन लगाने पर आपने बताया कि इसको परंपराओं से जोड़कर, जो हमारी प्राचीन रहा है, कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पे हम मैदानी इलाकों की बात करें कि हमारे यहाँ आंवला नवमी और बरगद बट पूजा और ये सारी इस तरह से पंचकोशी यात्रा, मतलब 5 वृक्षों की पूजा, ये हमारे यहाँ लगा रहा। शायद हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे थे, हमारे पूर्व ज्ञानी थे, वो विद्वान थे कि हम किस चीजों से मन भिरू होता है और उनको हम परंपराओं से जोड़ रहे हैं, और यही चीज आपने की हरियाली देवी के नाम से, और आप इन परंपराओं से जोड़कर इनको जोड़ रहे हैं। वस्तुतः इन सब कारणों के पीछे उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि सामान्य जनमानस किस तरह से जुड़े, क्योंकि उन्हें जिस भाषा में समझ आती है हमको उनका कंट्रीब्यूशन लेना है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं खोद सकता। तो यद्यपि बहुत बड़ा कार्य आपके पिताजी ने करके बताया, और यह बिल्कुल उनको इस तरह से कि स्थिति कार्य है उनका, और उसको आगे जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उनको उनकी भाषा में, उनके तरीके से उन्हें बताना होगा कि आपने ये सारे जो मुहिम शुरू की, और आज में आपने 3-4 हेक्टेयर का जो वन एडमिनिस्ट्रेट वन विकसित किया, और विशेष रूप में आपने उन प्रजातियों को लिया जो खत्म होने वाली प्रजातियां हैं, और इनका ही इससे ये 2 बातें हैं कि हम अपनी प्रजातियों को भी बचा पा, और शायद हम अच्छा एक पूरा सॉइल कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने दिया ऑर्गेनिक सॉइल का, निश्चित तौर पे, क्योंकि हम धीरे-धीरे पेस्टिसाइड और केमिकल्स के दुष्परिणाम देख रहे हैं, हमें वास्तव पूरा प्राकृतिक है वो जाना होगा, और उसका एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक सॉइल डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कई सारी चीजें आपने क्रॉप के बारे में बताया कि कई तरह से की जो उन पर आश्रित है वो रोजगार के लिए जो उनकी वनों से तो लेते ही हैं, और कई सारी ऐसी जैसे हल्दी या इलायची और इस प्रकार की कई सारी वनस्पति उन चीजों को भी उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज, एक और बड़ी चीज है कि हम अपने जो हमने कार्य किया है क्यों ना हम उसके हक भी मांगे। तो जो आपने कहा कि ऑक्सीजन रॉयल्टी एक बड़ी चीज है, नया कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और शायद इसलिए उन्हें ग्रीन एम्बेसडर कहा गया और उन्होंने पहचान दिलाई। अच्छी चीज है, एक नई कॉन्सेप्ट आपके पिता के द्वारा ये बताया गया, और ये आपके उसमें प्रेजेंटेशन में भी था। और एक अच्छी चीज जो फॉरेस्ट इकोलॉजी आपने बहुत विस्तृत तरीके से बहुत अच्छे से समझाई। यद्यपि कार्य इतना बड़ा है और उसके इतने सारे पहलू हैं, और उनको इतना संक्षेप में आपने इतनी जल्दी से प्रस्तुत किया, और कुल मिलाकर जो आपने बताया कि मिक्स फॉरेस्ट जो आपने डेवलप किए, उनका पर्पस क्या था कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। लैंडस्लाइड जो हिमालय कच्चे पहाड़ हैं उनको कम से कम किया जा सके, क्योंकि हम आए दिन लैंडस्लाइड के कारण होने वाली दुष्परिणामों को देखते हैं। वाटर लेवल को रिचार्ज करना आपका मुख्य पर्पस, डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट जो हमारे वन्य प्राणियों और बाकी सभी के लिए, और एक पूरी फूड चेन को डेवलप करना, इन सबसे आपके ये सारा आपका मुख्य रूप से कार्य रहा। और निश्चित तौर पे ये बहुत आसान है परिकल्पना करने के लिए, पूरी एक लंबा अवधि आपने जो इस पर आपने आपके पिता ने इस पर खर्च की, और उनके कार्य आज हमारे सामने हैं, और निश्चित तौर पे वो हमारे लिए एक बहुत अनुकरणीय कार्य है। और जो इस वेबिनार का उद्देश्य है कि हम इसको चेन के रूप में पहुंचा सके। और वही चीज भाई उदय मुखर्जी ने बताया कि ये मैदानी इलाकों की बात आपने की, यदि ये आपका विषय है, परंतु विषय पढ़ना और उसको यथार्थ रूप परिणित करना बड़ा अंतर होता है, और ये आपने उसको यथार्थ रूप परिणतीकरण मदन महल पहाड़ियों के रूप में बताया कि बहुत सामान्य रोपण, मैं भी उस पौधारोपण प्रक्रिया में शामिल थी। हमारे लिए एक उल्लास का कार्य था महाविद्यालय के, हम लेकर 100 लड़कियों को लेकर गए थे, हम लोगों ने पर्यावरण रोका, बच्चों को उससे जुड़ाव तो मिला कि हमने कुछ काम किया हमारे अपने ही उसके लिए, और मुख्य रूप से, लेकिन हाँ जो आपने उसका परिदृश्य देखा है और अगले 10 साल की कल्पना हमें बताई है, सोचकर ही रोमांचित होते हैं कि वास्तव में हम अपने शहर के बीचों बीच ऑक्सीजन के लिए फ्रेश फेफड़ा जिसको हम कहते हैं वो डेवलप कर रहे हैं, वो हमें फ्रेश एयर देगा, और हम जिन चीजों से ऑक्सीजन की मारामारी और इन सारी चीजों को अंतोगत प्रकृति को बचाने के लिए यही सारे कार्य हैं जो आपने बताया। और सबसे बड़ी चीज की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए आपने नर्सरी तकनीक भी है, एक बड़ा कार्य कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी आप इस प्रकार की चीज बीज या ये सब लेकर आए और आप उन्हें करके देंगे, एक बहुत आशा की बड़ी किरण है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए अच्छी सफलता के कारक होंगे। हमारी वेबिनार की सफलता इसी बात पर है कि हमने ऐसे जीवंत उदाहरण और जीवंत बातों पे बात की। कहकर मैं अपना बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति जैन। और चलिए, आपने अपनी औपचारिकता पूरी की और बहुत अच्छे से हम लोगों को पुनः रिकॉल करा दी सारी बातें।
और जैसा कि आज हम लोगों ने निर्धारित किया था कि हमारे बीच उदय भाई हैं जो वोट ऑफ थैंक्स, वैसे तो इनको ज्योति जी को मैंने कहा था, लेकिन मैं सॉरी मैं उसी पे आई हूँ कि मैं वोट ऑफ थैंक्स कोई बात नहीं, उन्हें बुला लेते हैं सर, तैयार होंगे भाई, तैयार होंगे है ना। तो उदय भाई आपसे मेरा आग्रह है कि सभी हमारे सभी जो मेहमान हैं आज के वक्ता, उन सबका आप आभार व्यक्त करें। और 1 मिनट उदय भाई, जॉली सर यदि कोई टिप्पणी है आज के वेबिनार में या कुछ आप अपने मतलब ऐड ऑन करना चाहें तो स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ज्वेलरी सर ने भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने, इनके पास एक कुआं था और कुएं को सब लोग ये कि फिल करना इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसे इसमें मिट्टी भरा दो, सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन सर ने लड़ झगड़ कर अपने उसमें रिस्क पे उसको वाटर रिचार्जिंग के लिए तैयार कराया। सर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो स्वागत है। देव जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं उनका उद्बोधन बहुत स्पष्टता से सुन नहीं पाया कि ये जो आप कर रहे हैं वो पूरा एनजीओ से कर रहे हैं प्रयास या आपको गवर्नमेंट से सहयोग मिल रहा है, कैसे ये सब चीजें ये कर कैसे पा रहे हैं, फाइनेंशियली कैसे चीजें मीटअप हो रही हैं? ये इंडिविजुअली हमने किया और अभी कर रहे हैं अपने प्रयासों पे जितना हो सकता है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजों में सपोर्ट मिल रहा है, जैसे जो वाटर हमारे फॉरेस्ट से निकला उसको बनाने के लिए जो टैंक है वो कृषि विभाग द्वारा बनाया गया। लेकिन जो जर्नी थी जो पिताजी ने स्टार्ट किया, कहते हैं ना एक फौजी के अंदर एक जिद होती है, एक आग होती है, तो बीएसएफ में थे और उसके बाद जब घर आए तो ये लड़ाई, पर्यावरण की लड़ाई, वहाँ भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, और जब घर आए तो प्रकृति पर्यावरण को बचाने की लड़ाई जो लड़ी, तो ये अपने संसाधनों के दम पे और जो भी हमें अर्निंग होती है अपने फॉरेस्ट से, तो उसके दम पे हम भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और हाँ उदय भाई प्लीज आप सबका, हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार। आज के इस कार्यक्रम में जो हमें हिमालय के दर्शन करवाए आपने, इसके लिए जगत सिंह जी के माध्यम से हम देव राघवेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं कि आप एक उम्मीद किरण है हमारे युवा के रूप में, जो आने वाले समय के लिए जो हमारे पर्यावरण है उसकी धरोहर को संभालने के लिए और भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपने जिस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण किया सरल भाषा में और सरलता से जिस तरह से आपने समझाया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो हमारे उपस्थित गुरुजन हैं, पटेल सर वगैरह हैं, और भी लोग हैं जिनके अभी असल में क्या है कि लोगों ने अपने वीडियो बंद रखे तो लोगों को पहचान नहीं आ रहा है। फिर भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया। संतोष जैन सर जो हमारे बहुत बढ़िया एसीएफ रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बताना चाहूंगा आपको कि सर ने आज भी हर जन्मदिन में अपना एक पौधा लगवाते हैं, और हमारी नर्सरी में सर के नाम से जो पौधे लगे हैं उनमें भी फल लगने लगे। तो सर ढूंढ के लाते नए नए पौधे। तो सर आप आज कार्यक्रम में रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन किया, इसलिए आपका भी धन्यवाद। जॉली सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वाटर रिचार्जिंग जो आप काम कर रहे हैं सर, ये वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके इस कार्य के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मथुरेश जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। 30-32 साल हाँ, आपका ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम, आप जो इस तरह से वेबिनार करवाते जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मौका दिया आपने, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। नीतीश भाई, आपसे तो मिलते रहते हैं, आपसे जानकारी भी मिलती रहती है और आपसे मार्गदर्शन भी मिलता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं, सभी छोटे बड़े सभी लोगों का इतना गंभीरता से सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदय भाई आपका। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम ये वेबिनार सीरीज हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो स्टडी आई है, जो लोग एनालाइज कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, कि आने वाले 2030 में 30 तक हर 23 सेकंड में एयर पॉल्यूशन से एक मौत होगी। अब उसमें से हम भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, या हमारी आने वाली पीढ़ी हो सकती है, और हमारे बीच के ही लोग जाएंगे रहेंगे। अब हमें आज ये निर्धारित करना है, ये सोचना है कि ये पर्यावरण और प्रकृति में हमारा योगदान कैसे हो सकता है, हमारी भूमिका क्या हो सकती है,
और अब क्यों तो पता चल गया। अब ये कैसे करना है ये आपको और हमें खुद आपस में मिलकर डिसाइड करना है। तो इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। कहते हैं समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो आज यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें जाने अनजाने माफ करेगी। यदि हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे प्रगति के लिए तो हमारी पीढ़ी कोसेगी, गाली देगी। हमारी आत्मा जहां भी रहेगी उसको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अच्छाई मिले या बुराई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार में ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहिए और वेबिनार में बताई गई बातों को, जो बातें अच्छी लगे, हम जो कर सकते हैं उसका जरूर अनुपालन करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस विपदा में कोरोना काल का जो अभी पीरियड जो 3rd लहर आने वाली है सुनते हैं, उसमें अपना ख्याल रखें और किसी तरह की भी लापरवाही ना करें ताकि हम एक दूसरे को ऐसे ही हंसते मुस्कुरा के देखते रहें। बहुत बहुत पुनः आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।